Hello everyone, myself is Ravi Jha. I am a criminal defense counsel in Allahabad High Court and educator at the platform of Target for IQ. आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2022 में हमें यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ, इसके सिलेबस के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि ये जो बदलाव था सिर्फ एक बार में ही किया गया, ये बदलाव फ्रिक्वेंटली सन 2022 में दो बार किया गया। पहला बदलाव आपको देखने को मिला इन द मंथ ऑफ अप्रैल और दूसरा बदलाव आपको देखने को मिला सन 2022 के ही नवंबर के माह में। अगर हम इन दोनों बदलाव को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जहां एक तरफ लोकल लॉज के अंदर यूपी जमींदारी को रिप्लेस करके यूपी रेवेन्यू कोड को शामिल किया गया, वहीं जब हम नवंबर माह के बदलाव को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यूपी पीसीएसजे मेंस के अंदर पहले जो पेपर की संख्या 5 हुआ करती थी उनको बढ़ाकर 6 कर दिया गया। उसके अंदर भी जो आपका एक पेपर प्योरली डेडिकेटेड रहता था आपके सामान्य अध्ययन के लिए, जिसको कि हम लोग जीएस या इन शॉर्ट पेपर 1 के नाम से जानते थे, उसके अंदर 9 माइनर एक्ट को शामिल किया गया। और आज की पूरी जो परिचर्चा आपके साथ होगी वो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए होगी कि आखिर जीएस पेपर 1 के अंदर जो 9 माइनर एक्ट हैं वो कौन से हैं, उनका क्या वेटेज होगा, उनकी तैयारी कैसे होगी, और एक एक पहलू को हम बारीकी से गौरपूर्वक देखेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो मेरे ही माध्यम से टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर डाला गया था, जिसके अंदर आपने देखा कि पूरा का पूरा आपका जो एग्जाम है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। जहां पर प्री के बारे में डिस्कशन हुआ, मेंस के बारे में डिस्कशन हुआ और इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कशन हुआ, लेकिन वहां पे अमूमन जो 9 माइनर एक्ट थे इनके बारे में कोई विस्तार पूर्वक चर्चा भी नहीं हुई। और उस वक्त क्योंकि न्यूज़पेपर की जो कटिंग थी फ्रिक्वेंटली आ रही थी और जो न्यूज़पेपर मेरे सामने गुजरा उसके अंदर मैंने देखा कि लगभग 7 माइनर एक्ट का जिक्र किया गया था। वो तो शुक्र है अवंतिका सिंह मैम का, जिन्होंने उसी वक्त उस प्रॉपर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन किया कि नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं, 7 नहीं बल्कि वो 9 माइनर एक्ट हैं जिनको कि शामिल किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवंतिका मैम, थैंक यू सो मच अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं। और अवंतिका मैम, इस पूरी की पूरी वीडियोस के अंदर हम ये देखेंगे कि वो जो 9 माइनर एक्ट हैं वो क्या हैं, उनके ऊपर हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है, उनकी प्रिपरेशन कैसी होगी। और इसके अलावा एक डिमांड हमारे पास और भी आई थी अनामिका सिंह मैम की तरफ से, जहां पर उन्होंने खास तौर से एक रिक्वेस्ट की है कि सर हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो 9 माइनर एक्ट हैं इनसे रिलेटेड वीडियोस को भी पब्लिश किया जा सके, ताकि जो बाकी के लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिले। तो अनामिका मैम, आपकी इस रिक्वेस्ट को भी कंसीडर किया जाता है और बहुत ही जल्द आपके सामने डेली बेसिस पे हमारे जितने भी 9 माइनर एक्ट हैं इनके छोटे छोटे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके माध्यम से आपका जो एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मैं वादा करता हूं कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर आज की जो हमारी चर्चा है जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ जीएस पेपर 1 के बारे में बात करनी है, आखिर वो क्या कहता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी चीजें तो आप पहले से जानते हैं कि मेंस के अंदर जीएस का जो पेपर होता है उसको यूजुअली हम लोग पेपर 1 के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज एंड द टॉपिक्स ऑफ द सोशल रेलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड स्पेस जैसे सब्जेक्ट या टॉपिक्स के बारे में आपके पास एक विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसी पेपर 1 के अंदर जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपको 9 लॉ से रिलेटेड माइनर एक्ट को पढ़ने का भी मौका मिलेगा। और ये 9 माइनर एक्ट जो हैं ये कहीं ना कहीं आपका इन या आउट डिसाइड करने में एक अहम रोल अदा करेंगे कि वेदर यू आर गोइंग टू बी इन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन और ऑलरेडी यू हैव आउट। अब यहाँ पे अगर हम पहले एक्ट की बात करें तो जो पहला एक्ट है बेसिकली इसका नाम है द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, यानी कि दिव्यांग जनों से रिलेटेड जो अधिकार होते हैं उसके बारे में इस एक्ट के अंदर चर्चा की जाएगी। आपका दूसरा एक्ट है मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, यानी कि जो हमारे माता पिता हैं या जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं
आमतौर पे हमें उन्हें कैसे मेंटेन करना है या उनके वेलफेयर के लिए हमें कौन-कौन से काम समय-समय पर करने चाहिए, इसके बारे में आपको इस एक्ट, जिसको कि हम लोग मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के नाम से जानते हैं, इसके अंदर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तीसरा एक्ट जो है दैट इज कॉल्ड आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जो दहेज अधिनियम निषेध की बात करता है। चौथा एक्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको घरेलू हिंसा से कैसे निजात दिलाई जाए या कैसे उनका बचाव किया जाए। उसके बाद आपका जो पांचवा एक्ट है वो बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो कामकाजी महिलाएं हैं और वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, कैसा क्रिएट करना चाहिए ताकि वो कभी भी सेक्सुअल हरासमेंट जैसे सब्जेक्ट का शिकार ना हो। इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आपका जो अगला एक्ट है दैट इज कॉल्ड प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। आमतौर पर इसको इन ब्रैकेट में फेमस नाम से जाना जाता है एंड दैट नाम इज कॉल्ड प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्स सिलेक्शन। आमतौर पे अगर आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे बड़ा बड़ा बोर्ड या बैनर आपको देखने को मिलेगा कि इस हॉस्पिटल में लिंग जांच निषेध है और ऐसा करने वाले और कराने वाले दोनों के लिए सजा और फाइन दोनों का ही प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो आपका सातवां एक्ट है दैट इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971, और इसके ऊपर अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कई सारे जजमेंट्स दिए हैं जहां पर यह कहा गया है कि नहीं, आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आमतौर पे जो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको इस एक्ट के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो आपका आठवां एक्ट शामिल किया गया है दैट इज कॉल्ड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन एक्ट 1986, यानी कि आमतौर पर आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर महिलाओं के अगेंस्ट अभद्र इशारे किए जाते हैं या उनके अगेंस्ट वल्गर इंडिकेशंस वगैरह को सर्कुलेट किया जाता है, तो उनको कैसे रोका जाए या उनके लिए सजा का क्या प्रावधान है, ये आपको यहां पर पढ़ने का मौका मिलेगा। और जो नौवा या हम कह सकते हैं जीएस पेपर 1 का जो अंतिम एक्ट है दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। यहाँ पे बच्चों को हमें कैसे बचाना है सेक्सुअल ऑफेंस का शिकार होने से, आमतौर पर उनके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और अगर फिर भी किसी वजह से अगर हम नहीं बचा पाते हैं तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। ये सारी की सारी चीजों की जानकारी आपको इस एक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो एक बार अगर हम फिर से स्लाइड को जाएं तो आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट देखने का मौका मिलता है और इसके ठीक आगे आपको 4 सब्जेक्ट देखने का मौका मिलता है, और इसका जो वेटेज है वो इक्वल टू आपका जीएस है। यानी कि अगर हम जीएस के पेपर 1 की बात करते हैं तो उसका जो भी ओवरऑल नंबर है वो आपका इक्वली डिवाइड होगा। पार्ट 1 में जीएस को डेडिकेट हो जाएगा और पार्ट 2 में आपका यही होगा। और जो मैं पार्ट आपको बता रहा हूं ये आपकी कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं, आप इसको ये मत समझिएगा कि जीएस के पेपर को भी फर्दर उन्होंने सब डिवाइड किया है। जैसे पहले लैंग्वेज का एक पेपर हुआ करता था, अब लैंग्वेज के 2 पेपर कर दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब सवाल ये आता है कि टारगेट फॉर आईक्यू पे इसके रिगार्डिंग वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फिलहाल अभी के लिए हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले 20 नवंबर से टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो 9 माइनर एक्ट हैं इनसे रिलेटेड आपकी क्लासेस चलेंगी। आपका जो बैच है इसकी टाइमिंग है सुबह ठीक 8 बजे। यहाँ पे पर डे आपकी लाइव क्लासेस होंगी। अगर किसी वजह से आप लाइव सेशन में शामिल नहीं हो पाते हैं तो डोंट बी गेट पैनिक, ऑटोमेटिकली वो क्लासेस कुछ अंतराल के बाद रिकॉर्ड होकर सेव हो जाती हैं और आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू आउट द सेशन ऑफ योर बैच। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रॉपर नोट्स भी दिए जाएंगे, उनका फॉर्मेट होगा पीडीएफ और वो होंगे बाइलिंगुअल, यानी हिंदी माध्यम के कैंडिडेट्स के लिए हिंदी में और जो इंग्लिश माध्यम के हैं वो इंग्लिश में। इसके सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर डेली बेसिस पर आपसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, लेकिन
ताज्जुब की बात ये है या इसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर एक बैच में 10 कैंडिडेट होते हैं तो 10 में से सिर्फ 5 ही ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको किसी भी मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो दुनिया का कोई भी नोट्स, दुनिया का कोई भी मटेरियल आपकी मदद तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि खुद वो नोट्स या वो मटेरियल आपके द्वारा खुद आपके ही हाथों से नहीं लिखा जाता है, कम से कम 1 से 2 बार इन द फॉर्म ऑफ द प्रैक्टिस। इसके अलावा आपका रिवीजन भी होगा और रिवीजन ज़रूरी नहीं है कि मैं ही कराऊँ, वो डिफरेंट फैकल्टीज़ के द्वारा भी समय-समय पे करवाया जाता है, क्योंकि कई बार रिवीजन में होता है कि यार इन्हीं सर से तो पढ़ा है और फिर इन्हीं से रिवीजन होगा, तो कुछ नया शायद देखने को ना मिले। तो वहाँ पर सत्येंद्र सर की एक मुहिम है कि जब भी रिवीजन का सेशन होता है, तो वो बहुत सारी फैकल्टीज़ को इन्वॉल्व करते हैं ताकि आपको एक यूनिक पैटर्न के माध्यम से अलग-अलग चीज़ों की जानकारी भी दी जा सके। अगर हम इस ओवरऑल बैच की ड्यूरेशन की बात करें, तो इसका जो कार्यकाल होगा, वो अप्रॉक्सिमेटली होगा लगभग 2.5 महीने का। और यहाँ पे एक कोशिश और की जाएगी कि एक कॉमन टेलीग्राम ग्रुप को क्रिएट करने की, जिसके अंदर एक्सेस लगभग आप सभी को मिलेगा, ताकि आप ये भी देख सकें कि आपके कॉम्पिटिटर नोट्स को कैसे फ्रेम कर रहे हैं, आंसर को कैसे लिख रहे हैं, उनका कंटेंट कैसा है, उनका लिखने का फॉर्मेट कैसा है, उनका तरीका कैसा है, ताकि कम से कम आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना डेवलप हो। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप इस बैच के अंदर अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। क्योंकि देखिए 2018 बीत गया, अभी हम लोग 2022 में हैं और 2022 भी 1 या 2 महीनों के अंदर मैक्सिमम आपका ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। तो ये मान के चलिए कि या तो नोटिफिकेशन आपको 2022 के एंड में देखने को मिलेगा या तो 2023 की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, सवाल ये है कि जो अगर नोटिफिकेशन आता है तो यू नो दैट वेरी वेल कि आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप प्रिपरेशन को उसी वक्त शुरू करें और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। तो आप ये देखिए कि जिस वक्त नोटिफिकेशन आया है, क्या उस वक्त आप इस लेवल पे हैं या आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि नहीं, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन हाँ, जब मैं एग्जाम में बैठूं तो कम से कम मुझे ये जरूर एहसास हो कि ये चीजें मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं या इन चीजों को मैंने पढ़ा है। ये बात अलग है कि अभी मुझे वो चीजें ध्यान नहीं आ रही हैं। तो जैसे आपने देखा, लोकल एक्ट के अंदर भी चेंजेस हुए हैं, पूरा का पूरा रेवेन्यू कोड आ गया 2006 का, रेंट कंट्रोल एक्ट नया और पुराना दोनों आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आपको जीएस के लिए भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हर वो कैंडिडेट जो लीगल बैकग्राउंड का है वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि सिर्फ जीएससी एक ऐसा पेपर है जो आपका एंट्री या आपका एग्जिट डिसाइड करेगा। क्योंकि लॉ हम अपने उस कार्यकाल से पढ़ना शुरू कर देते हैं जब हम लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और जीएस को हम हमेशा इग्नोर मारते हैं, और वही एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे सिलेक्शन को डिसाइड करता है, या अगर मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं मेरिट को डिसाइड करने में भी उसका एक अहम रोल है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वैसे तो इस बार पूरी कोशिश की है कि सारी की सारी जानकारियां आपके सामने एक सही तरीके से पेश की जाए। फिर भी अगर इसके अंदर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो या सब्जेक्ट के नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, तो आई वुड लाइक टू मेक रिक्वेस्ट कि जैसे लास्ट टाइम अवंतिका मैम या अनामिका मैम ने रिप्लाई किया था, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या चीज़ों को ऐड करना है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल एप्रोप्रिएट फिट नहीं बैठ रही हैं। और आप सभी का प्यार हमारे चैनल टारगेट फॉर आईक्यू को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।